भारतीय। असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। सभी प्रश्न मोस्ट है, याद रखना, लिख लेना अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। इनको भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? याद रखिएगा सुधार समिति है ये, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति, ऑप्शन देखिए स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रामधारी सिंह दिनकर या दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखें, चौधरी रहमत अली, चौधरी चरण सिंह, सलीम अली या जावेद अख्तर। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता का मतलब यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चौधरी रहमत अली, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके बाद में जैन धर्म का संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन है? याद रखिएगा प्रथम तीर्थकर की बात की जाए तो प्रथम जो तीर्थकर है वही संस्थापक भी होता है। ऑप्शन सुनिए आप, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अजीतनाथ, दूसरा ऑप्शन है आपका अरनाथ, और उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है महावीर स्वामी, और फोर्थ ऑप्शन है ऋषभदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आएगा ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, मतलब जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? जो भारत की का जो संविधान है उसकी 8वीं जो अनुसूची है उसमें मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है 12 भाषाएं, 13 भाषाएं, 14 भाषाएं या फिर 15 भाषाएं। तो दोस्तों मूल रूप से 14 भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और अगर इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं वर्तमान में है मेरे प्यारे दोस्तों, और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग याद रखना, इसके पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था, नाम बदल दिया गया है इसका योजना आयोग। अब इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन होते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है, मतलब स्टेट का नेता होता है ये। ठीक है, इसके बाद में आपको राष्ट्रपति, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में मतलब 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखना नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही प्रधानमंत्री हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ठीक है, आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बंगलुरु। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि RBI का मुख्यालय है मुंबई में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। अब देखिएगा, भारत की प्रथम मूक फिल्म, ठीक है, मूक का मतलब होता है जो बोल ना सके, ठीक है, उसको मूक बोला जाता है, और ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है।
तो यहाँ पर मूक की बात की जा रही है कि भारत की पहली जो मूक फिल्म है वो कौन सी है। ऑप्शन सुनेंगे, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, शोले या गब्बर इज़ बैक। गब्बर इज़ बैक वर्तमान की है, इसमें बोला गया है, शोले में भी डायलॉग हैं। राजा हरिश्चंद्र जो है ये मूक फिल्म है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट होगा दोस्तों। भारत की प्रथम मूक फिल्म इसी को कहा गया है और मूक फिल्म यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क मंदिर जो है ये कोणार्क में सूर्य मंदिर है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सुनिए अब ये कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है राजगढ़ मध्य प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर पुरी उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है। याद रखना सूर्य भगवान को समर्पित है कोणार्क मंदिर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ध्यान देंगे आप इसे। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन सुनिए, भोपाल, गढ़वाल, गढ़वासला, कोलकाता या फिर मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गढ़वासला। ये NDA का मुख्यालय है यहाँ पर, और NDA का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NCC नेशनल कैडेट कोर, NCC की स्थापना कब हुई। तो उत्तर में आप याद रखेंगे 1948, 1948 में NCC की स्थापना होती है, ठीक है। याद रखना NCC की स्थापना 1948 में होती है। इसके बाद में ATP का निर्माण होता है, ATP इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रश्न ही याद रखना क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया है आपका ये, जिसकी आपको इंतज़ार था। देख सकते हैं, भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन सुनिए, 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान, 18 मई 1975 पोखरण राजस्थान, 18 मई 1976 पोखरण राजस्थान, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका जो करेक्ट होगा, उत्तर इसका करेक्ट आएगा 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दोनों आपके सामने हैं, एक है त्रिवेंद्रम और दूसरा ऑप्शन है बंगलुरु। तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट जो आंसर बताना है वो रहेगा आपका त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है, और ये त्रिवेंद्रम अपने ही इंडिया में आता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डेली आपको मैं वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। यहाँ पर मोस्ट जो आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा जो मुख्य शिक्षा जो चैनल है आपके सामने, इस पर आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन, शरीर ऊतकों का निर्माण होता है, मतलब शरीर में जो ऊतक हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। इस प्रकार से तो प्रोटीन के द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस करंट अफेयर्स के बारे में बताया जा रहा है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है।
आप सभी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करके देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आप अपनी रनिंग जो है वो जारी रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन था आपका। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं। डेली आपको इसी प्रकार की अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलेगी, आर्मी भर्ती परीक्षा, अग्निवीर के लिए, जीके और जीएस की तथा करंट अफेयर्स की क्लासेस के तौर पर। देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। जैसे हमारा जो शरीर होता है ना, इसमें आपको मात्रा किसकी बतानी है, पानी की मात्रा बतानी है। ऑप्शन देखिए 40%, 50%, 80% या 20%। दोस्तों रोज़ रात 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। बेफिक्र रहिए, डेली आपकी क्लास रहेगी। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और उनके लिए जीके और जीएस का जो मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं, इसमें उत्तर क्या आएगा। 80%। मानव का जो शरीर है उसमें 80% जल पाया जाता है। इसके बाद में देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ओजोन परत है ये क्या होती है। ये एक ऐसी वायु की परत होती है, ऐसी गैसों की परत होती है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो किरणें होती हैं ना, उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य से हानिकारक किरणें आ रही है, इस पृथ्वी पर आ रही है, तो इस पृथ्वी पर लेयर होती है, मतलब क्या होती है, परतें पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, भारत व पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत और पाकिस्तान का, अच्छा, भारत और पाकिस्तान दोनों को साथ साथ आज़ादी मिली थी, का मतलब ये है कि भारत जो साथ में ही था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था 1947 में। तो याद रखिए, हॉकी जो है इसमें करेक्ट आंसर आएगा। पाकिस्तान का और भारत का राष्ट्रीय खेल है ये। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, मतलब कि ये महात्मा गांधी जी जो हैं, ये करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। महात्मा गांधी इसमें करेक्ट आंसर आएगा। ये इनकी पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, विजय दिवस कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 16 दिसंबर या 8 अक्टूबर। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, जो विजय दिवस है, ये विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर स्थित है। महाबलीपुरम के स्मारक, ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम। महाबलीपुरम में यहाँ पर याद रखना बहुत अच्छे अच्छे मंदिर पाए गए हैं। ठीक है, स्मारक भी पाए गए हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना तमिलनाडु में यह स्थित है आपका। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या भीमराव अंबेडकर। तो इसमें आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन देखिए मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या जबलपुर। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है कोलकाता में। कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला देखिएगा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है ये कान्हा-किसली। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है
उसके बारे में बात की जाए तो अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि बजट पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री जो हैं वो बजट पेश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1947, 26 अक्टूबर 1947 या ये सभी। तो भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो वो आएगा षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा। और स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है इन्होंने ही पेश किया था। और कब किया था, तो 26 नवंबर 1947 को इन्होंने पेश किया था। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले या कैप्टन मोहन सिंह। प्यारे मित्रों, आपको इसमें करेक्ट आंसर कंप्लीट करना है आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हैं आपको बताना है, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु अंगद। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख जो संप्रदाय है इसकी स्थापना की थी। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है। ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद। भगत सिंह जो है ये मुख्यतः क्रांतिकारी थे, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए ये फांसी पर झूल गए हैं हंसकर। मंगल पांडे प्रथम ऐसे सैनिक थे जिन्होंने जो चर्बी वाले जो कारतूस है उनका विरोध किया था। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी, ये भी एक क्रांतिकारी हैं। इन्होंने भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, आपको याद रखना है। तो तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, इस प्रश्न में आप ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद, इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। और बाकी भगत सिंह, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों ने ही हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है, हम इनका सम्मान करते हैं। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आप अच्छे से याद रखें। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था, 4 मार्च 1930, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1932 या 4 मार्च 1919। तो दोस्तों 4 मार्च को हुआ था, ये तो आप याद रखेंगे ही सही, लेकिन 1931 ये सन आपको याद रखना है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद में चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये मैं आपको जूम करके इसको बता देता हूँ अच्छे से, क्योंकि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। और इसके बाद में 45 क्वेश्चन के बाद में हम मतलब 46 से लेकर के तो 60 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। डेली इसी प्रकार से आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी हमारे द्वारा। देखिए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, आपके ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या ये सभी। मध्य प्रदेश में जो झीलों का जो शहर है वो भोपाल कहलाता है, एक बात तो ये याद रखना। ठीक है, भोपाल को क्या कहा जाता है, तो झीलों का शहर कहा जाता है, झीलों का शहर। और उसके बाद में भोज नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। लेकिन चिल्का झील की अगर बात की जाए तो चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में है। और भारत की सबसे खारे पानी की झील है, सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील ये चिल्का झील ही है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर आएगा उड़ीसा। खारे पानी की झील और वो भी सबसे बड़ी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे बड़ी। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अग्निवीरों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप रनिंग जो है वो जारी रखिए बिल्कुल अच्छे से, डेली दोनों टाइम दौड़ने जाइए और बिल्कुल अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की जो क्लास है वो आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी, मतलब 8 बजे से पहले मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। किस वेद को कहा जाता है, आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद के नाम हैं।
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कल्लण द्वारा रचित राज तरंगिणी, कल्लण की पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए तो आपको बताना है राज तरंगिणी, कल्लण की पुस्तक है ये। इसमें किन शासकों का वर्णन है? तो याद रखिए, ऑप्शन देखिए, उज्जैन के शासकों का, कश्मीर के शासकों का, हैदराबाद के शासकों का या दिल्ली के शासकों का। तो दोस्तों राज तरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कल्पसूत्र, रामायण, महाभारत या कथावस्तु। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथावस्तु है। ठीक है, याद रखेंगे कथावस्तु। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? 10 अवतार मंदिर मतलब जो ईश्वर हैं उनके 10 अवतार हैं, तो 10 अवतार का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर महाराष्ट्र, देवगढ़ उत्तर प्रदेश या खजुराहो मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर याद रखना है देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोस्ट प्रश्नों को मैंने आपके ही लिए शामिल किया है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। ठीक, इसके बाद में देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो लगभग 48 देश है। ठीक है, 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में, और हमारा जो भारत है, भारत भी एशिया महाद्वीप में ही बसा हुआ देश है। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या अजीतनाथ। तो आपको याद रखना है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका आएगा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक बात गौर करनी है मेरे प्यारे मित्रों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश की स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये गुलाम वंश के संस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तोता ए हिंद। अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ वह प्रसिद्ध है, और अमीर खुसरो की मुकरियाँ भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना, मुकरियाँ किसने लिखी, पहेलियाँ किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने। और गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? सबसे पहले की अगर बात आए तो याद रखना है आपको, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और उसके बाद में याद रखना एक प्रश्न और, गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। चंपारण बिहार में भारत में किया था सबसे पहले, और सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो अब दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका आएगा। और अगर भारत की पूछी जाए कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया, तो आप चंपारण लिख कर आएंगे। ठीक है, अगला देखिए, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? अच्छा, इतिहास किसे कहते हैं? तो भूतकाल में घटित घटनाओं का जो विवरण होता है उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। और इसके अलावा अगर हमें किसी भी प्रकार का जो साक्ष्य अगर प्राप्त होते हैं तो वो भी इतिहास की श्रेणी में ही आते हैं, वो भी इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर इतिहास के जनक किसे कहा जाता है ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हेरोडोटस आएगा। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नील दर्पण के लेखक कौन हैं? नील दर्पण नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है चित्तरंजन दास, वीर सावरकर, दीनबंधु मित्र या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। तो नील दर्पण पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों दीनबंधु मित्र हैं। ठीक है, दीनबंधु मित्र, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? मित्रों लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है। ठीक है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1527, 1528 या 1529। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है, फर्स्ट युद्ध हम इसे कह सकते हैं, तो 1526 में लड़ा गया था। इसके बाद में विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी, अच्छा पक्षी की बात की जाए तो वे सभी जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख होते हैं वे सब पक्षी कहलाते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन देखिए, जीवित पक्षी है और सबसे भारी पक्षी बताना है। आपके ऑप्शन है कौवा, चील, बाज या शुतुरमुर्ग। सबसे भारी कौवा नहीं होता है, चील भारी होती है लेकिन सबसे भारी नहीं होती है, बाज भी भारी होती है लेकिन सबसे भारी नहीं होती है, सबसे भारी होता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसमें आपको कंप्लीट याद रखना है शुतुरमुर्ग ये सबसे भारी पक्षी है विश्व में। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुध। तो आपको सबसे भारी जो ग्रह है वो बताना है बृहस्पति। बृहस्पति ये सबसे भारी ग्रह है, मतलब वजनी ग्रह है, सबसे ज़्यादा वजन इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। आपके ऑप्शन है सुषमा चावला, कल्पना चावला, महादेवी वर्मा या राधा रानी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको समझ आ ही गया होगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। ठीक, तो इसमें करेक्ट कल्पना चावला करेंगे। इसके बाद में देखिएगा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सुनिएगा, देहरादून, हैदराबाद, अहमदाबाद या नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका देहरादून। ठीक है, आपको मैं तुरंत आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको तुरंत याद रहे और आप इनको लिख लें, लिख कर याद कर लें, क्योंकि मोस्ट प्रश्न है आपकी डिफेंस एग्जाम के लिए, आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है ये करेक्ट आंसर है देहरादून। यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन सुनिए, लता मंगेशकर, देविका रानी, रोरिक, पृथ्वीराज कपूर या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक तो फिल्म जगत में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए फिल्म जगत में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है ये। तो देविका रानी, रोरिक को ये दिया गया था प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद में राष्ट्रपति बनने की आयु सीमा बताइए। ठीक, 30 साल, 35 साल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने की जो आयु होती है वो 35 साल, मतलब 35 वर्ष की उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, अगर उसमें राष्ट्रपति की सभी योग्यताएं हैं। तो अगर मान लीजिए सभी योग्यताएं हैं तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की कार्यपालिकी जो शक्ति है किसमें निहित होती है, तो वो भी राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। इसीलिए भारत को, मतलब भारत में जो राष्ट्रपति है उसमें कह सकते हैं कि प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। और एक और बात सुनिए, प्रथम जो सेनापति है वो सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, सेना नायक कहलाता है, ये याद रखना, सेना का नायक होता है। आपातकाल में निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति को आपातकाल में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति अगर मान लीजिए किसी भी कारण से कार्य नहीं कर रहा है या कुछ भी हो जाए, तो आपको याद रखना है कि एक प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग बोला जाता है। महाभियोग, इस महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किसी को भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए डेली हमारे यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 1, 2 और 3 वीडियो में 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक ही वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद में कम से कम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही बहुत सारी जो जनता है वो हमारे साथ जुड़ जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो हमारे अग्निवीर भाई हैं वो सब जुड़ जाएंगे, तब आपको 100 क्वेश्चन एक ही दिन में देखने को मिलेंगे। और वो क्लास रहेगी आपकी लाइव क्लास, डेली लाइव रहेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।